हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम विक्टोरियन एरा के जो लिटरेचर था एरा में किस टाइप का था या उसकी फॉर्मेशन क्या थी, उसकी स्टाइल कैसी थी, उसका जो बेसिक ग्राउंड या फिर किस पे वो लोग राइटर्स ज़्यादा फोकस करके लिखते थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Writers during this age were perceptive to numerous changes occurred during that period and reflected upon those in their writings. इस टाइम में जो राइटर्स थे तो वो ज़्यादा ही perceptive थे, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव थे किस चीज़ को लेकर, जो सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रही थी उस टाइम में उनको लेकर, और उन्हीं को वह अपनी पोइट्री में रिफ्लेक्ट करते थे। Tennyson and Browning represented the two pillars of Victorian poetry, and the dramatic monologue was the preferred mode of expression. और इस टाइम के जो सबसे मेन पोइट्स थे विक्टोरियन एरा के थे, जिन्हें टू पिलर्स ऑफ पोइट्री बोलते हैं विक्टोरियन पोइट्री, वो थे टेनिसन एंड ब्राउनिंग। और स्पेशली ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और उन्होंने इसको प्रिफ़र किया था, या फिर ये बोल सकते हैं कि इन्हीं ने ही फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग को। द विक्टोरियन पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ इन पीरियडिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। पीरियडिकल्स होते हैं ऐसे मैगजीन्स जो कि या तो मतलब क्वार्टरली आते हैं, मतलब मंथली में, या तो वीकली आता है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आते थे, या फिर 15 दिन से आते थे। तो ऐसे मैगजीन्स थे जिनको पीरियडिकल्स बोलते थे, और ये इसी टाइम इनकी स्टार्टिंग वैसे न्यू क्लासिकल एज में हो गई थी, बट ये अपनी पीक पे विक्टोरियन एरा में आए थे। Many famous novelists such as Charles Dickens published his work in serial installments in magazines। और विक्टोरियन एरा में ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था कि भाई जो जितनी भी नॉवेल्स थे या फिर वर्क्स थे वो इंस्टॉलमेंट्स में मैगजीन्स में पब्लिश होने लग गए थे। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने मोस्ट प्रोबेबली अपनी सारी नॉवेल्स इसी तरह से इंस्टॉलमेंट में मैगजीन में पब्लिश करवाई थी पहले, फिर वह एक बुक के फॉर्म में आई थी। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रंस ऑल्सो डेवलप्ड इन द विक्टोरियन एज एज अ सेपरेट जॉनर। और चिल्ड्रन का जो लिटरेचर था फर्स्ट टाइम ये मतलब इस पर ध्यान दिया गया था, भाई बच्चों का भी लिटरेचर होना चाहिए, उनके लिए कहानियाँ वगैरह लिखना स्टार्ट हो गई थी, और सेपरेट एज ए सेपरेट जॉनर वो इस्टेब्लिश हो गया। जैसे कि पहले टीवी पे भी आता था एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, जो कि लेविस कैरल ने लिखा था 1865 में, और इन्होंने एक वर्क और लिखा था थ्रू द लुकिंग ग्लास, जो कि 1865 में पब्लिश हुआ था। Adventure novels were also written, such as those by Robert Louis Stevenson, ट्रेजर आइलैंड जो कि 1883 में पब्लिश हुई थी, एंड डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइडी विच वॉज पब्लिश इन 1886 बिकेम वेल नोन। और इस टाइम तक एडवेंचरस नावल, मतलब जिसमें बहुत ही रोचकते निकलते हो या फिर अलग से एडवेंचर कुछ किया हो, इस टाइप की नॉवेल्स भी लिखना स्टार्ट हो गई थी। While in the preceding romantic period, poetry had tended to dominate, but the novel became the defining literary art form of the Victorian period. रोमांटिक पीरियड में जो उस टाइम की जो जिसने डोमिनेट किया था वो पोइट्री फॉर्म थी, मतलब प्रोज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, पोइट्री ज़्यादा चलती थी, मतलब जितने भी राइटर्स थे ऑलमोस्ट सारे पोइट्स थे और वही फेमस हुए थे। पर विक्टोरियन पीरियड में ये ट्रेंड चेंज हो गया था, और यहाँ पे पोइट्री के पोइट्स थे वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे पर इतने ज़्यादा नहीं थे पोइट्स। उसकी बजाय जो नॉवलिस्ट थे, प्रोज राइटर थे, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे, और नॉवेल्स इस टाइम में पीक पे थी अपनी। चार्ल्स डिकेंस, उनकी लाइफ स्पैन है 1812 to 1870, dominated the first part of Victorian reign and most rightly can be called the king of Victorian literature। चार्ल्स डिकेंस थे जो विक्टोरियन पीरियड का जो फर्स्ट हाफ था उसमें सबसे ज़्यादा जो नॉवेल्स थे या फिर डोमिनेटिंग राइटर थे वो चार्ल्स डिकेंस ही थे, और इसलिए उनको बोलते थे द किंग ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। As reading became less of a privilege of the wealthy and more of a pastime of the common British citizen, publications such as periodicals flourished। तो ये विक्टोरियन एरा में ये हुआ था कि जो राइटिंग थी वो भी ऐसे कॉमन पीपल के लिए लिखी जा रही थी। अरिस्टोक्रेसी जो थी या उनकी जो क्लास थी या बूर्जुआ थी उनके लिए लिखना कम हो गया था। पीरियडिकल्स में लिखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, राइटर्स ने। तो उनका क्या हुआ था कि उनको अपनी इनकम सेपरेट रूप से आने लगी, मतलब सेपरेट इनकम होने लग गई थी उनकी। तो उनको पैट्रन यानी बूर्जुआ फैमिली से जो आते थे, पैट्रन अरिस्टोक्रेसी फैमिली से मिलते थे उनकी, या फिर किंग और क्वीन की उनको पैट्रनेज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब संरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो अपने हिसाब से फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके टॉपिक्स भी कॉमन पीपल को लेकर ही होते थे। इस वजह से जो
कॉमन पीपल थे, उन्होंने जो नॉवेल्स वगैरह आ रही थी, जो इंस्टॉलमेंट पीरियडिकल्स वगैरह आ रहे थे, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो उनका एक पास टाइम का जरिया बन गया था। These magazines provided monthly installments of new articles, satiric essays, poetry and fiction। और इन मैगज़ीन में हर चीज़, मतलब उनको आर्टिकल्स भी मिलते थे और सटारिक एसेस भी मिलती थी, जो क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर सटायर करते हैं किसी चीज़ पे, वो भी मिल जाती थी। साथ में पोइट्री भी पब्लिश करते थे और फिक्शन यानी कि नॉवेल्स वगैरह भी वो पब्लिश करते थे। Much of the writing during this time was a reaction to the rapidly changing notions of science, morality and society। और इस टाइम में जो राइटिंग लिखी गई थी वो रिएक्शन था, मतलब प्रतिक्रिया थी किसके लिए, जो साइंस में डिस्कवरीज हो रही थी, जो मतलब साइंस और जो रिलीजन का कन्फ्लिक्ट था उसको लेकर भी काफ़ी नॉवेल्स लिखे गए थे। उसको मोरालिटी, उस टाइम में जो मौलिकता कैसी थी, उसका क्या रूप था, किस हिसाब से थी, उसके लिए सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, उसको लेकर काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी जा रही थी, काफ़ी सारी पोइट्री लिखी जा रही थी। विक्टोरियन राइटर्स ऑल्सो रिएक्टेड टू द राइटिंग्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन। साथ साथ में जो विक्टोरियन राइटर्स थे उन्होंने जो प्रीवियस जनरेशन, मतलब जो रोमांटिक एज थी, उसके अगेंस्ट भी रिएक्ट किया था, उसका रिएक्शन भी दिया था अपनी पोइट्री के थ्रू। द बर्थ ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शंस वर यूज्ड टू ब्रिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू लिटरेचर विदाउट द ऑथर सीमिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। इसमें क्या था, इस ड्यूरेशन ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टार्ट हो गया था और ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन स्टार्ट होते हैं। मतलब जो नॉवेल्स लिख रहे हो उसमें कुछ कुछ पार्ट्स अपने ऑटोबायोग्राफिकल को ऑटोबायोग्राफी के कुछ चैप्टर्स या कुछ इवेंट्स उसमें इंक्लूड करना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने भी किया था अपने नॉवेल्स में, अपनी ऑटोबायोग्राफी के कुछ इवेंट्स को उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ भी उन्होंने इसमें स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट, अब हम जो उस टाइम में जो विक्टोरियन नॉवल जो पीक पे चल रहा था उसके कैसे कैसे फॉर्म्स आ रखे थे उसको डिस्कस करते हैं। द नोवेल कुड बी कंसिडर्ड वन फैसेट ऑफ द विक्टोरियन लिटरेरी एक्सप्लोरेशन। और नोवेल को हम मान सकते हैं कि एक फेस है, विक्टोरियन जो लिटरेचर था उसका फेस नोवेल को मान सकते हैं। इट कंटिन्यू टू डेवलप एंड इवेंचुअली बिकेम द प्रोमिनेंट मीडियम फॉर रिटन एक्सप्रेशन। और नोवेल को, पोइट्री को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, पर नोवेल को अपनी खुद को एक्सप्रेस करने की या फिर अपनी जो राइटिंग को हम एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट मीडियम मान लिया गया था, क्योंकि उसमें इजीली तो लिखा जा सकता है और वो सामने वाले को हम अच्छे से अपनी फीलिंग्स को कन्वे भी कर पा रहा था। राइटर जो भी वो लिखना चाहता था वो ऑडियंस तक या जो भी रीडर्स थे उन तक अच्छे से पहुंच पा रहा था। उस टाइम में रियलिस्टिक नॉवेल्स आए थे। तो रियलिस्टिक नॉवेल मतलब हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसको अपनी नॉवल में प्रेजेंट करना। मतलब मिडिल क्लास में क्या हो रहा है उस टाइम में, वहाँ की बच्चों की कैसी हालत थी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो जिस तरह डिप्रेशन आया था, उन सब को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया था कि डिपिक्ट किया भी कैसे हो। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी हर नॉवल में ऑलमोस्ट यही रियलिस्टिक नॉवेल्स, ही वॉज अ रियलिस्टिक नॉवलिस्ट, तो उन्होंने अपनी नॉवेल्स में ये प्रेजेंट किया था कि किस तरह से ऑर्फनेज में बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। ये किया था ओलिवर ट्विस्ट में। फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन में बताया था कि कैसे एक बच्चे की जो मतलब आगे बढ़ने की जो जैसे लालसा होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, किस तरह से वो फ्लरिश होती है, और उसको भी इसमें डिपिक्ट किया गया था। अगर हम इंडियन राइटर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का हम उदाहरण लेते हैं। ऑलमोस्ट उनकी एक बुक या फिर एक दो कहानियाँ तो हमने पढ़ी है सबने। तो उन्होंने अपने टाइम में जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में उसमें मतलब एक लेडी या एक वुमेन की क्या स्थिति थी, उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। जैसे निर्मला को अगर हम बात करें निर्मला की, तो उन्होंने उसमें बताया कि जैसे अपने यहाँ पे बेमेल विवाह होते थे तो किस तरह से वो बेमेल विवाह की वजह से एक औरत की लाइफ किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। वो रियलिटी जो भी थी, ग्राउंड रियलिटी, उन्होंने उसमें प्रेजेंट किया था। जिस प्रेमचंद की सारी स्टोरीज़ में या सारी नॉवेल से अपने को ये देखने को मिलता है कि सोसाइटी में उस टाइम की क्या हालत थी। हम आराम से ये समझ सकते हैं कि उस टाइम क्या क्या ट्रेंड चले होंगे या क्या कस्टम थे, क्या रिचुअल्स थे, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी। तो वही चीज़ सेम चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नॉवेल्स में डिपिक्ट की थी, तो उन्हें रियलिस्टिक नॉवेल्स बोला जाता है। दीज नॉवेल्स वर अबाउट द कॉमन मैन, मतलब आम आदमियों के बारे में ये नॉवेल्स हुआ करती थी। विच ऑल्सो हैपन टू बी द स्ट्रगल्स ऑफ द लोअर क्लास, और उनमें उन्होंने डिपिक्ट किया लोअर क्लास का स्ट्रगल,
मतलब वो अपनी लाइफ को जीने में क्या क्या स्ट्रगल डे टू डे लाइफ की में उन्हें क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया था इनमें। These struggle usually include a lower class citizen trying to gain upward mobility। मतलब इनमें होता था कि एक लोअर क्लास कोई सिटीज़न होता है जो कि अपनी लाइफ को मोबिलिटी यानी कि गति देना चाहता हो, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन। दस अ सब जॉनर कॉल्ड सोशल रियलिज्म was born। One of the most popular novel of this time is in the social realism genre। और इस टाइम के जो मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द विक्टोरियन एज में सोशल रियलिज्म का जो जॉनर था वो बहुत पीक पे चल रहा था। The realistic Victorian novel focused on characters and themes such as the plight of the poor and social mobility that was being offered to a new middle class। और इसमें जो रियलिस्टिक नॉवल थी वो फोकस कर रही थी प्लीट ऑफ पुअर, मतलब गरीब लोगों की जो व्यथा होती थी, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे, उनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ लिवलीहुड को अर्न करने के लिए या डे टू डे लाइफ को जीने के लिए, उनको उन्होंने इसको सेंटर में रखकर अपनी नॉवेल्स को लिखा है। और इन हर वर्क एडम बेडी जॉर्ज एलियट राइट्स, मतलब जॉर्ज एलियट एक राइटर थी इस एज की, ही वॉज ए फीमेल, पर उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, सुडोनिम है उनका। Let us have men ready to give the loving pence of a life to the faithful representing of common people things। Next is, as exemplified in this quotation, Eliot and other realist writers like Dickens held the belief that the purpose of literature should be to accurately mirror the world and portray realistic scenes with complex lifelike characters। और एलियट और ये चार्ल्स डिकन्स थे, उन्होंने ये माना था कि लिटरेचर का जो पर्पज़ होता है वो सोसाइटी का मिरर होता है, मतलब जिस तरह से सोसाइटी है उसका मिरर आपको अपने लिटरेचर में प्रेजेंट करना चाहिए, डिपिक्ट करना चाहिए और पोर्ट्रे करना चाहिए। जो रियलिस्टिक सीन है, जो लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ में, जो उनके कैरेक्टर है, उन्हीं कैरेक्टर को फिर आप एज अ मिरर अपनी लिटरेचर में डिपिक्ट करो या पोर्ट्रे करो। This movement illustrates the return to Augustan objectivity through the use of empiricism and observation of the surrounding world। और ये जो मूवमेंट थी वो रोमांटिक तो पीरियड्स के हिसाब से थी नहीं, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन यूज़ नहीं होते थे। इसमें था कि जैसी ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी को अपने वर्क में प्रेजेंट करो, तो ये ऑगस्टन एज के ऑलमोस्ट मानी जा सकती है। नेक्स्ट, नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स। नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स क्या होती है? Naturalism is a literary genre that started as a movement in late 19th century in literature, film, theatre and art। नेचुरलिज्म जो लिटरेरी जॉनरे है वो 19th सेंचुरी के एंड में, मतलब 80s 70s के बाद में स्टार्ट हुआ था लिटरेचर में, फिल्म में, थिएटर और आर्ट में। और एक ये एक्सट्रीम टाइप का रियलिज्म होता है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम रियलिज्म। इसमें रियलिज्म प्रेजेंट करते हैं पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का होता है इसमें। दिस मूवमेंट सजेस्टेड द रोल्स ऑफ फैमिली, सोशल कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट इन शेपिंग ह्यूमन कैरेक्टर। इस मूवमेंट में क्या होता था कि फैमिली का क्या रोल है, सोशल कंडीशन का क्या रोल है और इन्वायरमेंट का, आपके फेथ का क्या क्या रोल होता है एक इंसान के कैरेक्टर को शेप करने में, मतलब एक इंसान को बनाने में। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव है, आपकी कंडीशन फेवरेबल है, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, आपका फेथ सब कुछ फेवरेबल है, तो आप अच्छे से फ्लरिश हो सकते हो, मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे से निखर के बाहर निकलता है। वहीं अगर आपकी जो सोशल कंडीशन, फैमिली कंडीशन बहुत बुरी है, या आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिला जहाँ सब कुछ मतलब क्रूरता हो, हिंसा वगैरह हो, तो एक इंसान एक क्रूर इंसान बनता है। तो ये चीज़ें बताई गई थी कि किस तरह से ये सब चीज़ें एक इंसान को डेवलप करने में या उसके कैरेक्टर को शेप करने में मदद करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है उसको। Thus, naturalistic writers write stories based on the idea that environment determines and governs human characters। जो ये राइटर्स थे इस टाइप के, उन्होंने ये आइडिया, मतलब उनका ये मानना था कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी ये डिटरमाइन करती है या गवर्न करती है ह्यूमन कैरेक्टर को, मतलब आपका कैरेक्टर कैसा होगा ये चीज़ आप खुद पे नहीं डिपेंड करती है, आपके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसा आपको इन्वायरमेंट मिला है स्टार्टिंग से, उस हिसाब से आपका कैरेक्टर बनता है।
Naturalism took its cue from Darwin's theory of evolution, which hold that life is like a struggle and only the fittest survive. नेचुरलिज्म ने अपनी जो मेन चीज़ है वो डार्विनिज्म की जो थियोरी आई थी इवोल्यूशन की, जो मैंने विक्टोरियन एज के फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया गया था कि लाइफ एक स्ट्रगल है और उसमें जो फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है, फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। मतलब जो इस स्ट्रगल को अच्छे से पार कर पाएगा, या स्ट्रगल जो भी आपके सामने कंडीशन आएगी आप उसको पार कर पाओगे या उससे हारोगे नहीं, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। तो वो था कि स्ट्रगल ऑफ द फिटेस्ट। द इंक्रीजिंग पैसिमिज्म of the late Victorian era, fueled by the moral crisis following Darwinism and the rise in social problems, made naturalism a strong influence on mature writers. तो जिस विक्टोरियन एरा में जो पैसिमिज्म आया था, मतलब जो नेगेटिविटी आई थी सोच में, क्योंकि साइंस और रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो साइंस का जो इंसान का जो ग्राउंड था वो हिल गया था, इट वाज शैटर्ड, क्योंकि उनको रियल समझ में नहीं आ रहा था कि वो साइंस पे बिलीव करें या फिर रिलीजन में बिलीव करें। तो इस वजह से वो पैसिमिज्म बहुत ज़्यादा आ गया था, जिससे और मॉरल क्राइसिस हो गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डार्विनिज्म एंड सोशल प्रॉब्लम्स हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गई थी सिटीज़, वहाँ डिजीज़ आने लग गई थी। इस वजह से मेड नेचुरलिज्म है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मेजर राइटर्स। तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट और वो कंडीशंस जैसा भी हुआ था उसकी वजह से जो राइटर्स थे उस टाइम के उन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जैसे कि थॉमस हार्डी, जिन्होंने अपनी जितनी भी नॉवेल्स लिखी थी उसमें डिपिक्ट किया कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट है, आपकी चारों तरफ की कंडीशन है, वो एक जो कैरेक्टर है उसको शेप करती है। जैसे कि टैस ऑफ द डी ओबरविलेज विच वॉज पब्लिश इन 1891, जूड द ऑब्सक्यूर 1895, और जोसेफ कॉनरेड ने भी नॉवेल्स लिखी थी, इन हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 एंड लॉर्ड जिम जो कि 1900 में लिखी गई थी। तो विक्टोरियन एरा में मेनली दो टाइप की नॉवेल्स बहुत ज़्यादा थी, रियलिस्टिक एंड फर्स्ट हाफ में थी रियलिस्टिक नॉवेल्स और सेकेंड हाफ में थी नेचुरलिज्म की बेस्ट नॉवेल्स। इसके आगे जो विक्टोरियन एरा में पोइट्री थी, मेन पोइट्स कौन थे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।